हमारी पिछली वीडियो में, जिसमें हम सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ पर बात कर रहे थे, हमने बायज़ीद और तैमूर के दरमियान इनकरा की लड़ाई का जिक्र किया था। जैसे जैसे उस्मानियों की फतूहात की रफ्तार तेज़ होती गई, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी बढ़ती रही और साथ ही अंदरूनी झगड़े इस अजीम सल्तनत की तारीख़ को मुसलसल बदलते रहे। आज की वीडियो में हम इन्हीं दबाव के नताइज पर गुफ्तगू करेंगे, यानी उस्मानी वक्फ़ा और वरना की सलीबी जंग। सल्तनत उस्मानिया को पहला बड़ा धचका इनकरा की लड़ाई 1402 में लगा था, जब नया फातह तैमूर सुल्तान बायज़ीद अव्वल को शिकस्त देकर कैद में ले गया। सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा सलीमान वेंस और जेनवा के जहाज़ों की मदद से यूरोप फरार हुआ, जबकि तैमूर साहिल तक इसका पीछा करता आया। मगर चूंकि इसके पास कोई बहरी ताकत नहीं थी, इसलिए वो यूरोपीय उस्मानी इलाकों पर हमला ना कर सका। मसीहियों को सज़ा देने के लिए जिन्होंने सलीमान की मदद की, इसने स्मिर्ना का किला फतह किया और हासपटालर फौजियों को कत्ल कर दिया। फिर जनूबी और मशरकी अनातोलिया में तुर्क पेलिकों को बहाल किया। अनातोलिया में इसका कंट्रोल मजबूत था, लेकिन इराक में दुश्मनों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया, जिसके बायसा से वहाँ से निकलना पड़ा। और यही हलमह था जिससे उस्मानी इंटररिगन का आगाज़ हुआ, जब बायज़ीद के बेटों ने अपनी ताकत जमाने की कोशिश शुरू की। सलीमानी यूरोपीय इलाकों पर काबिज तो हो गया, मगर इसकी फौजें कमज़ोर थीं और बायज़ीद के ताकतवर तरीन राया इस्टफान लाज़ारीविच, जो ट्रिपोली के लड़ाई के बाद आज़ाद हुआ था, इसके लिए नया मसला बन। 1403 के आगाज़ में सलीमान ने अपने पड़ोसी असाइम मालिक से मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया और मुआहिदा गलीपोली के ज़रिए सलीमान, हास्पेटलर्स, वेंस, जेनवा और बाज़नतीनी सल्तनत के दरमियाना मनकायम हुआ। यूनानियों ने खराज दीना बंद किया और बाल्कान के कुछ साहली इलाके हासिल किए, जबकि सलीमान ने वादा किया कि अगर तैमूर हमला करेगा वह बाज़नतीनी सल्तनत की मदद करे। इस माहिदे में उस्मानी शहजादे की कई रायतें शामिल थीं, मगर इसी से इसे अनातोलिया पर अपनी हुक्मरानी के लिए वक्त मिला। इसी दौरान बायज़ीद कैद में वफ़ात पा गया और इसका दूसरा बेटा मूसिया अनातोलिया लौट आया, जिसने तैमूर के मातहत बरसा और आसपास के इलाके संभाल लिए, जबकि एक और शहजादे मोहम्मद को अमासिया दे दी गई। बायज़ीद का बेटा ईसा भी ताकत की दौड़ में शामिल हुआ और मूसा पर हमला किया और इब्तदा में नाकामी के बावजूद 1403 में इसे शिकस्त देने में कामयाब हो गया। मूसा ने मोहम्मद के दरबार में पनाह ली, जिसने उलबाद की लड़ाई में ईसा को शिकस्त देकर बरसा पर कब्जा कर लिया। 1404 में सलीमान ने अनातोलिया पर हमला किया, बरसा और इनकरा फतह किए, मगर अमासिया हासिल न कर सका और ये तनाज़े 1409 तक चलता रहा। मोहम्मद ने मूसा को एक बड़ी फ़ौज देकर सलीमान के यूरोपी इलाकों पर हमले के लिए भेजा, जिसके बायस सलीमान को वापस बल्खान आना पड़ा। 1410 में सलीमान ने मूसा को कोस्मिदियुन की लड़ाई में शिकस्त दी, मगर इसकी फ़ौज इससे नाराज़ थी और 1411 में वो मूसा के साथ हो गई, जिसने अपने भाई को कत्ल करके पूरा इलाका संभाल लिया। फिर मूसा ने मोहम्मद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और 1412 में कुस्तुनतनिया का मुहासरा कर लिया, क्योंकि बादशाह इमानुएल दूम सलीमान का इत्तेहादी था। बादशाह ने मोहम्मद से मदद मांगी और उस्मानी शहजादा यूरोप में दाखिल हुआ और शहर का दिफा किया। आखिरकार मूसा शिकस्त खा गया और 1413 में कैमरलो की लड़ाई में मोहम्मद, इस्टफान लाज़ारीविच और मानुएल दूम की मदद से फातह हुआ। मूसा को सज़ाए मौत दी गई और उस्मानी खाना जंगी ख़त्म हुई। मोहम्मद अव्वल सुल्तान बना और अगले 10 साल में अनातोलिया के खोए हुए कुछ इलाके दोबारा हासिल किए और अल्बानिया के हिस्से भी ले लिए। इसका बेटा मुराद दूम 1421 में तख्त नशीन हुआ, ताहम फ़ौरन ही बगावत उठ खड़ी हुई। बायज़ीद का बेटा मुस्तफ़ा बाज़नतीनियों की मदद से भरा और यूरोप के हिस्से पर काबिज़ होकर खुद को सुल्तान कहने लगा, मगर इसका अनातोलिया पर हमला नाकाम हुआ और इसी साल इसे सज़ाए मौत दी गई। मुराद ने कुस्तुनतनिया का मुहासरा किया, मगर इसी दौरान इसके छोटे भाई मुस्तफ़ा की क़यादत में एक और बगावत उठी, जिसे तुर्क बेलिकों का साथ हासिल था, इसलिए इसे वापस एशिया माइनर जाना पड़ा। सुल्तान ने बगावत कुचल दी और चंद बेलिकों को सल्तनत में शामिल कर लिया। 1424 में मुराद ने बाज़नतीनियों को गलीपोली के तहत दी गई ज़मीनें वापस करने पर मजबूर किया और खराज फिर से शुरू करवाया। इसके बाद सुल्तान ने अल्बानियाई सरदार जीवन खस्ट्रियूटी को अपनी इताअत कबूल करने पर मजबूर किया। जदीद क्रोशिया और रोमानिया में कई हमले किए और अनातोलिया में मज़ीद इलाके भी ले लिए।
1427 में सर्बिया के डिस्पोट इस्तेफान लाजारियो की मौत के बाद उस्मानियों और हंगरी के दरमियान इसके इलाकों पर जंग छिड़ गई। सर्बिया के कई हिस्से तबाह हुए, मगर आखिरकार एक बफर जोन कायम हुआ जिसकी क़यादत डोराड ब्रांकोविच ने संभाली। 1428 क्यूबाने उस्मानियों की पीशरफ्त कदीमगर 1430 में फतूहात दोबारा शुरू हुई और थिसालोनिका और आइवना उस्मानियों के कब्जे में आ गए। हंगरी के बादशाह सेग्समंड 1437 में बगैर वार्त के मर गए तो उस्मानी हमले तेज हो गए और 1447 तक मुराद ने स्मीडर फतह करके सर्बिया को अपने ज़ीरे असर कर लिया। इस दौरान पोलैंड के बादशाह हुलाद सिलाउसूम हंगरी के बादशाह मुकर्रर हुए और उस्मानी हमलों ने यूरोप के रहनुमाओं को बेचैन कर दिया। व्लादिस्लाव के गिरदात हाथ बनना शुरू हुआ और इससे चर्च की हिमायत भी मिली। व्लादिस्लाव और उसके कमांडर जानहन यादीचूद हस्वाक तालिस में उस्मानियों के खिलाफ कई जंगें जीत चुके थे। 1443 के आगाज़ में पोप यूजीन छार्म ने सलीबी जंग का ऐलान किया और इसके साथ वालाखिया के शहजादा डोराड ब्रांकोविच, मर्सिया दूम और बल्गारिया के शहजादा फ्रोजन भी शामिल हो गए। उनके पास तकरीबन 40,000 फौजी थे जो निश की तरफ बढ़े और कला मुहासरा के फतह कर लिया। साथ ही 3 उस्मानी फौजें भी शिकस्त खा गईं। इन लड़ाइयों के नतीजे में अल्बानी सरदार जॉर्ज किस्ट्रियूट, जिसे बाद में इस्कंदर बेग कहा गया, उस्मानियों से अलग हो गया और अगली 3 दहाइयों तक मुज़ाहमत करता रहा। अगरचे सलीबी फ़ौज ने नेश में कामयाबी हासिल की, मगर उस्मानी फ़ौज अभी भी करीब थी और इस बार खुद सुल्तान मुराद इसकी क़यादत कर रहा था। सलीबी ज़लातियत सा के करीब पहुँचे मगर शिकस्त खा गए। अलबत्ता 1444 के आगाज़ में कोनविचा में एक छोटी उस्मानी फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हुए और थकावट के बायस एक आर्ज़ियाम माहदा हुआ जिसके तहत सर्बिया को बफर रियासत के तौर पर बहाल किया जाना था। उस्मानियों को जंगी हरजान अदा करना था और हंगरी को दीनो बाबूर नहीं करने का वादा करना। उस्मानियों ने इस अमन से फ़ायदा उठाते हुए दोबारा अनातोलिया मजबूत किया और मुराद ने अपने बेटे मोहम्मद को तख्त दे दिया। मकामी उस्मानी सरदारों ने जून 1444 में इस्कंदर बी के खिलाफ कार्रवाई की, मगर वो थोरवेल की लड़ाई में बुरी तरह नाकाम हुए और उस्मानियों को कम अज़ कम 10,000 फौजी खोने पड़े। इस दौरान वजूहात वाज़ेह न थीं कि शिकस्त थी, खूब का असर था या मुराद की दस्तबरदारी। बहरहाल व्लादिस्लाव ने अमन तोड़ दिया और ख़ज़ा में सलीबी जंग दोबारा शुरू कर दी। 1444 में सुल्तान मोहम्मद सिर्फ 12 साल का था और इसने अपने वालिद को ख़त लिखा, अगर तुम सुल्तान हो तो आओ और फ़ौज की क़यादत करो, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आओ और फ़ौज की क़यादत करो। सलीबी फ़ौज इस बार बहरा असूद की तरफ बढ़ी क्योंकि बेनशीन और जैनवा जहाज़ों की मदद की तवक्को थी। निकोबोल्स पर कब्ज़ा हुआ और 8 नवंबर तक सलीबी वारना के करीब पहुँच गए। मुराद ने उस्मानी फ़ौज की कमान संभाली और वारना के मगरब की तरफ पहुँच गया। सलीबियों का रास्ता बंद हो चुका था और उन्हें लड़ना ही पड़ा। फैसला किन जंग 10 नवंबर 1444 को लड़ी गई। मगरबी व उस्मानी ज़राए फ़ौजों की तादाद पर मुख्तलिफ अंदाजे देते हैं, मगर जदीद मौरखीन की राय है कि दोनों जानब 20 से 25,000 फ़ौजी मौजूद थे। सलीबियों की तरतीब में फ्रंगा हिल और झेल वारना के दरमियान, पोलैंड व हंगरी के लश्कर मरकज़ में, वालाचीन रेजरो में जर्मन महाजर और बोस्निया के सिपाही दाएं, जबकि ट्रांसिल्वानिया, बल्गार और चेक लश्कर बाएं जानब थे। उस्मानियों के मरकज़ में जनशरी और आज़ाब थे। दाएं बाजों पर यूरोपी सिपाही की घड़सवार फौज, बाएं पर अनातोलिया के सिपाही और सबसे बाएं अकिंची थे। जंग उस्मानी बाएं बाजों के हमले से शुरू हुई मगर पसपा हो गए। सलीबी दाएं बाजों ने पीछे हटते दुश्मन का ताक़ुब किया, मगर अकिंचियों की कमीनगाह से हमले ने उन्हें पसपा कर दिया। उस्मानियों ने दुश्मन के बाएं बाजों को भी तोड़ने की कोशिश की, मगर हनियादी के जवाबी हमले ने उस्मानी दायां बाजों पीछे धकेल दिया। व्लादिस्लाव ने मौका देखकर अपनी वस्ती फ़ौज आगे बढ़ाई। इरादा था कि मुराद को मारे या गिरफ्तार कर ले। इब्तिदा में पोलिश व हंगरी नाइट्स ने आज़ाब को पीछे धकेला, मगर जब वो जनशरी से टकराए तो फैसला कन लम्हा आया और व्लादिस्लाव मुराद के मुहाफ़िज़ के हाथों मारा गया। हनियादी ने अपने बादशाह की लाश लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस्मानियों ने दाएं और बाएं से सलीबियों को घेर लिया और हनियादी को पीछे हटना पड़ा। तकरीबन पूरी सलीबी फ़ौज तबाह हो गई और उस्मानियों ने एक और सलीबी जंग में अजीम फतह हासिल की, जिससे कुस्तांतिनिया का दरवाज़ा खुल गया। हमारे उस्मानी वक्फ़े और जंग वरना पर मबनी इस दस्तावेज़ी प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया।
ہم اپنے پیٹریون سپورٹرز کے شکر گزار ہیں جن کی مدد سے یہ ویڈیوز ممکن ہوتی ہیں۔ پیٹریون ہمارے لیے تجاویز، شیڈول اور مزید تفصیلات جاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تھا MR ڈاکیومنٹریز اینڈ سٹوریز چینل پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔